सो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन में अभी तक हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टडी किया है। उसके रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो है एग्जांपल 5.3। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? A stone of mass 1 kg is thrown with the velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake, and it comes to rest after traveling a distance of 50 meter। तो क्या हिंदी बनेगी कि एक फ्रोजन लेक है, आइस जम चुकी है। तो लेटर से ये फ्रोजन लेक हमने दिखाई है और एक स्टोन को उसके ऊपर हमने फेंक दिया 20 मीटर पर सेकंड से, और उस स्टोन का मास भी हमें गिवन है, दैट इज 1 kg, राइट। और क्योंकि फ्रोजन लेक में फ्रिक्शन ज्यादा पैदा होगा तो ये स्टोन उस फ्रोजन लेक की सरफेस के ऊपर ऐसे फ्रिक्शन क्रिएट करता हुआ एक ग्रूव बनाता हुआ रुक गया आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो क्योंकि वो स्टॉप हो गया, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी स्टोन की दी हुई थी 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी डायरेक्टली तो नहीं गिवन थी, लेकिन क्योंकि एग्जामिनर ने बोला था कि वो स्टॉप हो गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 50 मीटर। तो हमें ये तीन वैल्यूज गिवन है और पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ द स्टोन। तो बताओ कितनी रिटार्डिंग फोर्स लगी उस स्टोन को रोकने के लिए। तो कोई खास मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स निकालने के लिए एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक्सेलरेटेड मोशन का ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसमें a को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू गिवन है, तो हम पुट कर देते हैं। v0 हो गया u20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 50। इसे a के लिए सॉल्व करते हैं तो a आ जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 2 इंटू 50 100। तो बड़े आराम से यहाँ एक्सेलरेशन निकल आएगी। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है जिसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो उस स्टोन में जो रिटार्डेशन पैदा होगी वो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की होगी। देयरफॉर फोर्स, अब आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स बराबर आ गया मास जो कि गिवन है 1 kg और एक्सेलरेशन जो अभी हमने निकाली है माइनस फोर्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया कि उस पे जो रिटार्डिंग फोर्स लगेगी वो 4 न्यूटन की लगेगी, राइट। नेगेटिव साइन मींस रिटार्डिंग फोर्स जो रोक रही है। तो ये कोई डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं था टू स्टार्ट विद, बट फिर भी इसको देख लेना, इसके हर स्टेप को। एग्जांपल 5.4 नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसमें कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ 5 kg इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेट। एक ब्लॉक है 5 kg मास का जो कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रेस्ट कर रहा है। तो ये हमने एक ब्लॉक दिखा दिया जिसका मास 5 kg है और ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रेस्ट कर रहा है। आगे लिख रहा है इट इज स्ट्रक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर। हम इसको एक जेट से, जो पानी की पाइप होती है, वहां से हम एक पानी की बौछार कर रहे हैं। तो वो जेट से वाटर रिलीज हो रहा है और वाटर कितना रिलीज हो रहा है उसकी वैल्यू दी है 3 kg पर सेकेंड, यानी कि 3 kg पानी की वो बौछार कर रहा है इस ब्लॉक पे पर 1 सेकंड में।
विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, और वो जेट जाकर उस ब्लॉक को जब टकरा रहा है तो वो 4 मीटर पर सेकेंड से टकरा रहा है, राइट। उसे ये जेट वाटर 4 मीटर पर सेकेंड से इस ब्लॉक को हिट कर रहा है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो हमें बताना है कि कितनी एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक उस जेट के प्रेशर से आगे मूव होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको क्वेश्चन पार्ट क्लियर है। तो जो मास पर यूनिट टाइम वाटर स्ट्रीम का हिट हो रहा है वो हमें गिवन है 3 kg पर 1 सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर स्ट्रीम भी दी हुई है कि पानी की जो स्ट्रीम है कितनी इनिशियल स्पीड से उस ब्लॉक को हिट कर रही है, 4 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये पानी इस ब्लॉक को हिट करेगा तो पानी रुक जाएगा हिट करने के बाद, तो क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं कि वाटर रिबाउंड करता है, तो हम मान के चलते हैं कि वाटर रुक गया। तो वाटर स्ट्रीम की फाइनल वेलोसिटी जब वो उस ब्लॉक को हिट कर लेगा वो 0 हो जाएगी, राइट। तो हमें ये वैल्यूज एक तरह से गिवन है और यहां से हमने निकालना है कि बताओ कितनी फोर्स ये इस पे लगाएगा। अगेन हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करेंगे। फोर्स का एक और फार्मूला होता है कि जो फोर्स लगेगी F वो बराबर होती है mv माइनस mu बाई टी, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो ये फोर्स लगेगी वाटर स्ट्रीम पे, क्योंकि आपको याद रखना है कि जब दो बॉडीज एक दूसरे से टकराती हैं तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं। जितनी फोर्स ये वाटर स्ट्रीम ब्लॉक पे लगाएगी उतनी ही फोर्स ब्लॉक वाटर स्ट्रीम पे लगाएगा। तो हम देखते हैं कि फोर्स वाटर स्ट्रीम पे कितनी लग रही है, m बाई टी कॉमन आ जाएगा, v माइनस यू। अब हमें राइट साइड की सारी वैल्यूज गिवन है। जो मास पर यूनिट टाइम वाटर स्ट्रीम हिट कर रहा है वो 3 kg पर 1 सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी वाटर स्ट्रीम की 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी 4 है, तो 3 इंटू माइनस 4 ये माइनस 12 न्यूटन आ गया। तो जो फोर्स वाटर स्ट्रीम एक्सर्ट कर रही है ब्लॉक पे वो माइनस 12 न्यूटन है। आल्सो जो फोर्स ब्लॉक पे लगेगी वो नेगेटिव होगी जो फोर्स वाटर स्ट्रीम लगा रहा है। ये एक्चुअली न्यूटन के थर्ड लॉ से है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्शन फोर्स। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, टू एवरी एक्शन फोर्स देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन फोर्स वाटर स्ट्रीम लगा रहा है और रिएक्शन फोर्स ब्लॉक लगा रहा है वाटर स्ट्रीम पे। तो जो फोर्स ब्लॉक पे लगेगी वो नेगेटिव ऑफ जो फोर्स वाटर स्ट्रीम पे लगेगी, यानी कि प्लस 12 न्यूटन। अब हमें एक्सेलरेशन निकालने को बोला था ब्लॉक की, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक होगी फोर्स ऑन ब्लॉक बाय मास ऑफ ब्लॉक। अगेन न्यूटन्स सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स ऑन ब्लॉक हम निकाल चुके हैं, 12 न्यूटन की लग रही है और मास ऑफ ब्लॉक भी गिवन है 5 kg। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा कि इस वाटर स्ट्रीम के हिट करने पर जिस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा वो 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लेना।
इसको देखने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जाम्पल 5.5। हाँ जी, उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट इन द डायरेक्शन एज शोन। तो आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाया गया है, तो पहले हम वो डायग्राम बना लेते हैं। तो इस डायग्राम को एग्जामिनर ने दिया हुआ है, जिसमें एक ब्लॉक है जिसका मास 5 kg गिवन है, और उस पे फोर्स लग रही है 60 डिग्री एंगल पर, वो फिगर में नजर आ रहा है, और आपको वहां से एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकालना है, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन, लेट अस फाइंड इट सॉल्यूशन। अब क्योंकि ये फोर्स ऐसे टेढ़ी लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है वर्टिकल डायरेक्शन के साथ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर लेते हैं। अब वेक्टर्स में मैंने आपको एक वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करने सिखाए थे। अब अगर एफ वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे हॉरिजॉन्टल होगा, और एक कंपोनेंट ऐसे नीचे की तरफ होगा। तो ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ अब 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। अब उसमें ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये होगा एफ साइन 60 डिग्री, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा एफ कॉस 60 डिग्री। अगेन वेक्टर्स में मैंने आपको बताया था कि जिस लाइन के साथ एंगल बनता है वो हमेशा कॉस में लिखा जाता है, और दूसरे कंपोनेंट को साइन में लिखते हैं। तो ये हमने पहले एफ के कंपोनेंट कर लिए। अब एफ कॉस थीटा क्योंकि ऐसे वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है, तो वो इसे आगे की तरफ ब्लॉक को मूव नहीं करेगा, क्योंकि जो एफ कॉस 60 डिग्री है वो ऐसे डाउनवर्ड लग रहा है ग्राउंड के अंदर, और कोई भी बॉडी ग्राउंड के अंदर नहीं मूव कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला कंपोनेंट है एफ साइन 60 डिग्री, वो उस ब्लॉक के को आगे की तरफ मूव कराएगा। तो इसमें जो कंपोनेंट इस ब्लॉक को मूव कराएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो एफ साइन 60 डिग्री होगा, और ना कि एफ कॉस 60 डिग्री, राइट। ये बात समझ में आ गई। अब हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। नाउ एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू फोर्स, या फोर्स का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय मास। ये फिर से वही न्यूटन का ही फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। बस हम वैल्यू पुट कर देते हैं। जो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लग रही है, वो लग रही है एफ साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय मास एम। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। फोर्स 50 न्यूटन है, साइन 60 डिग्री आपको पता होना चाहिए √3/2 होता है, और मास ऑफ ब्लॉक गिवन है 5 kg। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 10 के टेबल पे चला जाएगा, 2 5 के टेबल पे चला जाएगा, तो ये 5√3 आ जाएगा। √3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो अगर हम 1.73 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि जब ये फोर्स लगेगी ऐसे टेढ़ी, तो उसकी एक्सेलरेशन 8.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस होगी। ये एक्स एक्सिस है जहां पे वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। वाई एक्सिस ये वाला है, तो वाई एक्सिस में वो नहीं मूव कर सकता, क्योंकि वाई एक्सिस में ब्लॉक नहीं मूव करेगा, क्योंकि वो सरफेस पे पड़ा है, तो वो सरफेस के अंदर नहीं जाएगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया है। इसको भी थोड़ा सा 2-3 मिनट लगा के समझ के अच्छे से आगे वीडियो देखना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज एग्जांपल 5.6, जिसमें कह रहा है अ फोर्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, ये
मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दी है। तो वो कह रहा है अ फोर्स F इज इक्वल टू 6I कैप माइनस 8J कैप प्लस 10K कैप न्यूटन produces acceleration of √2 meter per second square in a body, calculate the mass of the body। तो हमें इस क्वेश्चन में जो फोर्स है वो तो ऐसे वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, लेकिन एक्सेलरेशन की कोई वेक्टर फॉर्म नहीं है, आई उसकी डायरेक्शन नहीं गिवन। तो इसका मतलब हमें सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है कि उसके अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ ए √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और वहां से उसका मास निकालना है। अब क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है, सॉरी एक्सेलरेशन का, तो हम फोर्स का भी मैग्नीट्यूड ही फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पहले निकाल लेते हैं। अब मैंने आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो और होल अंडर रूट ले लो। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 36 प्लस 64 प्लस 10 का स्क्वायर 100। 36 प्लस 64 100 होता है, 100 प्लस 100 200 होता है, तो ये 200 का अंडर रूट यानी कि 10√2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल लिया। अब मास निकालना है, न्यूटन का सेकंड लॉ, मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। तो हम फोर्स के मैग्नीट्यूड को अगर एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो मास निकल आएगा। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने निकाला है 10√2 और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड √2 गिवन है। ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि उस ब्लॉक का मास कितना होगा, 10 kg। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लेना, देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल 5.7। इसमें क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसीलिए ध्यान से इसको देखना। A force F is equal to 2T I cap plus 3T square J cap Newton acts on an object moving in XY plane। तो एक बॉडी पे फोर्स लग रही है जो टाइम के साथ वेरी कर रही है, क्योंकि फोर्स का रिलेशन टाइम के साथ दिया हुआ है। तो इसका मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। तो इसका मतलब ये वेरिएबल फोर्स है, राइट। तो ये फोर्स लगने के कारण वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है XY प्लेन में। आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बताओ उसके मोमेंटम के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज होगा बिटवीन टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल 0 से 2 सेकेंड में चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो क्वेश्चन समझने के बाद इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। अब क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए जो इंस्टेंटेनियस फोर्स का रिलेशन होता है वो dp/dt के बराबर होता है। dp/dt यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, वही न्यूटन का सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग dp is the small change in linear momentum and dt in small time। अब क्योंकि मेरे को चेंज इन मोमेंटम निकालना है, मतलब dp निकालना है, तो मैं dp निकालने के लिए dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर f बराबर है dp/dt तो dp को हम लिख सकते हैं f into dt। अब हम जो फोर्स का टाइम से रिलेशन है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब फोर्स दिया हुआ है 2T I कैप प्लस 3T स्क्वायर J कैप। तो ये फोर्स का एक तरह से जो एक्सप्रेशन है टाइम के साथ वो हमने पुट कर दिया और पीछे dt लगा हुआ है, राइट। तो ये हमने स्मॉल चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकाल लिया स्मॉल टाइम के साथ, लेकिन हमें एक लार्ज इंटरवल के लिए बताना है आंसर 0 to 2 सेकेंड। तो
वो उस इंटरवल के निकालने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को, अबव इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स। तो हम प्रॉपर लिमिट्स के बीच में इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t i कैप dt, और उसी स्टेप में मैं dt को दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और ये लिमिट पुट कर दी, टाइम 0 था, बाद में टाइम 2 सेकेंड हो गया, और यहाँ पे भी टाइम 0 था और बाद में टाइम 2 सेकेंड हो गया। इनिशियल मोमेंटम मान लेते हैं टाइम 0 पे 0 था, और फाइनल मोमेंटम p हो गया। तो इसको लिमिट्स कहते हैं। तो ये हमने लिमिट्स पुट कर दी। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब इंटीग्रेशन में मैंने सिखाया था कि dp का इंटीग्रेशन p हो जाता है। तो dp का इंटीग्रेशन p हो जाएगा, और लिमिट्स हैं 0 से p। 2t की पावर 1 है, उसमें 2 कांस्टेंट है। t की पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा 2t स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 2 i कैप। क्योंकि अगर आप भूल गए हो तो इंटीग्रेशन में t की पावर 1 का जब पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है तो पावर की वैल्यू को 1 से बढ़ा देते हैं और उसे न्यू पावर से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही 3t स्क्वायर में 3 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t क्यूब बाई 3। मैंने पावर को 1 से बढ़ा दिया, पहले पावर 2 है तो 2 में 1 ऐड कर दिया, 3 पावर कर दी, और उसी न्यू पावर से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये इंटीग्रेशन ले लिया। अब हम इसमें लिमिट्स पुट कर देते हैं, t माइनस 0, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पहले अपर लिमिट पुट करो, 2 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर i कैप। ऐसे ही यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो t की जगह अपर लिमिट 2 क्यूब माइनस 0 का क्यूब j कैप। तो हम ये एक तरह से उस बॉडी का मोमेंटम निकाल लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 i कैप, प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, 8 j कैप। तो ये इसका फाइनल मोमेंटम होगा। अब क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड निकालने को बोला था, तो हमें अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अगेन वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो हमें पता है। तो हम i कंपोनेंट का स्क्वायर कर देते हैं, j कंपोनेंट का स्क्वायर कर देते हैं, और होल अंडर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम आ जाएगा 64, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64 का अंडर रूट, ये हो जाएगा रूट 80। तो रूट 80 अप्रोक्सीमेटली 8.94 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो थोड़ा सा 9 से लो है, या आप अप्रोक्सीमेटली 9 भी लिख सकते हो। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। इनको भी आप घर में अच्छे से रिवाइज कर लेना, हर न्यूमेरिकल को देख लेना, अगर जरूरत पड़े तो एक से आधा बार भी देख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।